वेलकम टू टुडेज क्लिनिकल राउंड्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस एक बहुत ही क्रूशल सिस्टम पर है, हमारा लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या कहें निचला पाचन तंत्र। एक डॉक्टर के नज़रिए से देखें तो हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि शरीर न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रोसेस करता है, बल्कि सेलुलर लेवल पर होने वाले मेटाबॉलिक आउटपुट्स को भी डिकोड करेंगे। ये टॉपिक क्लिनिकली जितना कॉम्प्लेक्स है ना, उतना ही फैसिनेटिंग भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम लोअर जीआई की क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे, फिर डाइजेशन की बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद कुछ दिलचस्प डायग्नोस्टिक केस स्टडी सॉल्व करेंगे और अंत में मेटाबॉलिक आउटपुट्स को टेस्ट करेंगे। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पे, क्लिनिकल एनाटॉमी, लोअर जीआई। हम सब जानते हैं कि ये पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल पाथवे फॉलो करती है। मतलब ओरल कैविटी या मुंह में खाने के मैकेनिकल ब्रेकडाउन से शुरुआत होती है, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली रेक्टम से होते हुए एनस तक। हर एक स्टेप अगले स्टेप के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करता है। इसे बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। अब जरा इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को देखिए। यहाँ एकदम क्लियर है कि कैसे डाइजेशन का मेन सेंटर स्टमक के गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से शिफ्ट होकर नीचे इस हाईली कॉइल्ड यानी घुमावदार ट्रैक्ट में चला जाता है। और यकीन मानिए, ये कॉइलिंग सिर्फ स्पेस बचाने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब इस कॉइल्ड सेक्शन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर फोकस करते हैं। करीब 5 से 7 मीटर लंबी, इमेजिन कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की ये इंजीनियरिंग लिटरली माइंड ब्लोइंग है। कंप्लीट डाइजेशन की यही वो प्राइमरी साइट है जहां लिवर और पैंक्रियाज दोनों से बहुत ही क्रूशल सिक्रीशंस आते हैं, जो डाइजेशन को पूरा करने के लिए केमिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे कमाल के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं विली। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनमें ब्लड वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा होता है। ये इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ही एफिशिएंटली ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। एक तरह से ये हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग स्पंज हैं। एक बार जब ये सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स विली के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हमारा ब्लड स्ट्रीम इन्हें सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? 3 मेन क्लिनिकल फंक्शंस के लिए। पहला, हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरी एनर्जी देना, दूसरा, ग्रोथ के लिए नए टिश्यूज बनाना, और तीसरा, किसी भी डैमेज्ड या पुराने टिश्यू की रिपेयरिंग करना। पूरी की पूरी बॉडी इसी सिस्टम पर रिलाई करती है। थोड़ा और डिस्टली मूव करें तो हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कुछ भी अनएब्जॉर्ब रह जाता है उसे प्रोसेस करने का काम इसी का है। इसका मेन फंक्शन है एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करना। और हाँ, ये हमारे गट के उन सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया का घर भी है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। और फाइनली पानी एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है वो रेक्टम तक पहुंचता है और फिर इजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लिनिकली ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी प्रोसेस एनल स्फिंक्टर्स नाम की मसल्स द्वारा बहुत ही प्रिसिजन के साथ कंट्रोल की जाती है। तो एनाटॉमी के बाद अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डाइजेशन की बायोकेमिस्ट्री यानी वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो अंदर चल रहे हैं। सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाने में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें उनके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ा जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में और फैट्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटना। यही कन्वर्जन हमारे शरीर की एनर्जी का असली सोर्स है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स का टूटना है ना, ये कोई मैजिक नहीं है। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन है। जैसे मुंह में ही सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, फिर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार करता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट होकर प्रोटीन्स को तोड़ सके। साथ ही ये एसिड खाने के हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारता है। और उधर पैंक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज फैट्स को तोड़ने का काम संभाल लेता है। सब कुछ एकदम सिंक में। तो चलिए अब इस फिजियोलॉजिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। सेक्शन 3, डायग्नोस्टिक केस स्टडीज। एक डॉक्टर की तरह सोचते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पेशेंट है जिसमें माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसके गट में एंजाइम्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और खाने का ब्रेकडाउन नॉर्मल है। तो फिर डाइजेशन सही होने के बावजूद एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? हमारा क्लिनिकल डिडक्शन सीधे इशारा करता है डैमेज्ड विल्ली की तरफ,
अगर खाना पच रहा है लेकिन ब्लड में नहीं जा रहा है, मतलब हमारा एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म फेल हो गया है। विल्ली के डैमेज होने से वो ज़रूरी सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी ब्लड को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए सख्त ज़रूरत होती है। चलिए एक और केस लेते हैं। इमेजिंग स्कैन्स दिखाते हैं कि एक पेशेंट में हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब लिवर से निकलने वाला बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इस सिनेरियो में शरीर की कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी? डायग्नोसिस होगा फैट डाइजेशन का रुक जाना। देखिए, जो बाइल होता है ना, वो बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करने के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। आसान भाषा में कहें तो ये फैट की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम उन पर अपना काम कर सके। बाइल के बिना फैट का डाइजेशन प्रैक्टिकली ठप पड़ जाएगा। अब एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल हैबिट को देखते हैं। अगर कोई इंसान बिना ठीक से चबाए जल्दी जल्दी खाना निकलता है, मतलब ओरल कैविटी का जो प्राइमरी मैकेनिकल ब्रेकडाउन है उसे वो रश कर रहा है, तो इसका सिस्टम पे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका सीधा असर ये होगा कि डाइजेशन स्लो हो जाएगा। अपर्याप्त चबाने की वजह से खाने के पार्टिकल्स अनयूजुअली बड़े रह जाते हैं। इसकी वजह से आगे जाकर एंजाइम्स को काम करने के लिए कम सरफेस एरिया मिलता है। रिजल्ट, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव कैस्केड धीमा पड़ जाता है, जिससे इंडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट होना तय है। न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग को समझने के बाद आइए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 4, टेस्टिंग मेटाबॉलिक आउटपुट्स। अब देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल पर इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत रिवीलिंग टेस्ट करते हैं। हम इंसान जो सांस छोड़ते हैं उसे लाइम वाटर यानी चूने के पानी में पास करके देखते हैं, और दूसरी तरफ शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है उसे देखते हैं। इससे हम दो बिल्कुल अलग सेल्यूलर मेटाबॉलिक आउटपुट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, जो चूने के पानी को दूधिया यानी मिल्की कर देती है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, हम ह्यूमंस का जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसलिए ये CO2 बहुत तेजी से प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ यीस्ट का जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, इसलिए उसमें ये चेंज काफ़ी स्लो होता है। ये सीधे सीधे एनर्जी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को दिखाता है। आज के इन राउंड्स को रैप अप करने से पहले मैं आपको एक एनाटॉमी पजल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, शाकाहारी जानवरों यानी हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जानवरों की तुलना में ज़्यादा लंबी क्यों होती है? इसके पीछे सेल्यूलोज डाइजेशन की क्या साइंस हो सकती है? इस डायग्नोस्टिक थॉट एक्सरसाइज पे ज़रूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा की तरह अपनी क्लिनिकल क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और साइंस को एक्सप्लोर करते रहिए।